आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में छपे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इंटरव्यू की। इसमें लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में बढ़ रहा बीजेपी पर भरोसा, विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटें ला रही है बीजेपी। कश्मीर घाटी में भी अच्छे मार्जिन से सीटें जीतेगी बीजेपी। बीजेपी ने किया है जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा और बीजेपी का हमेशा से ही वादा पूरा करने का रिकॉर्ड रहा है। वादा पूरा करने वाली विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है बीजेपी। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक चीज अच्छी हुई है, वो दरअसल ये कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा। अब ये वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना बीजेपी के पक्ष में है या बीजेपी के खिलाफ, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन हाँ, जम्मू के अंदर बीजेपी को एक बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं कश्मीर के अंदर कितने सीटों पर बीजेपी कब्जा कर पाएगी, वहां जीत दर्ज कर पाएगी, इससे तय होगा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो अलायंस के साथ बनती है या फिर वहां पूर्ण बहुमत के साथ बनती है। आयकर विभाग की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत। कोरोना काल में समय सीमा को लेकर जारी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण। आयकर विभाग ने आयकर कानून की धारा 148 में जारी किए थे हजारों नोटिस। धारा 148 में कर निर्धारण की दोबारा जांच के लिए जारी किए गए थे नोटिस। कोरोना काल में समाप्त समय सीमा को आयकर विभाग ने बढ़ाने का फैसला किया। समय सीमा बढ़ोतरी के इस फैसले को करदाताओं ने दी विभिन्न हाईकोर्ट में चुनौती। पुराने नियमों को अस्थायी रूप से बढ़ाने के बाद नए और पुराने नियमों के बीच टकराव की स्थिति तकनीकी आधार पर अनेक मामलों में करदाताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली है। इसको लेकर आयकर विभाग मामले को लेकर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार बनाम आशीष अग्रवाल के मामले में फैसला दिया है और कहा है कि टैक्सेशन एंड अदर लॉ, जिसको टोला कहते हैं, आयकर कानून पर भी प्रभावी है और इस संबंध में पूर्व में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को खारिज किया गया। इस निर्णय के बाद करीब 90,000 करदाताओं के पुनर्कर निर्धारण मामलों पर पड़ेगा असर। आयकर विभाग 50 लाख से ज्यादा की कर चोरी के लिए अब 11 साल पुराने मामलों सहित इससे कम राशि के पिछले 4 साल पुराने मामलों का भी पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। पूर्व में 1 लाख से ज्यादा आयकर चोरी का प्रमाण होने पर पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान था। उस समय 6 साल पुराने मामलों का ही हो सकता था पुनर्मूल्यांकन। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन आलोक राज की अभ्यर्थियों को चुनौती। कहा कि आपकी शिकायत पर अगर सरकार मेरे खिलाफ देगी जांच के आदेश, निष्पक्ष जांच के लिए मैं उसी समय इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में हुई बोर्ड से बड़ी गलती। फेल और कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद बोर्ड ने 6 अभ्यर्थियों को डीवी में शामिल कर दिया और इसी मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर बोर्ड चेयरमैन पर आरोप लगा दिए। हालांकि बोर्ड चेयरमैन ने क्लेरिकल त्रुटि बताकर बोर्ड का बचाव किया, लेकिन क्या बोर्ड की तरफ से इस गलती पर कोई जवाबदेही तय होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वरिष्ठ आईएएस अनुराग जैन ने संभाला एमपी के मुख्य सचिव का पदभार। 1989 बैच के आईएएस जैन ने 35वें सीएस के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। आईएएस अनुराग जैन पीएमओ में संभाल चुके ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद। एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पसंदीदा अफसर हैं अनुराग जैन। जैन 31 अगस्त 2025 तक रह सकते हैं एमपी की मुख्य सचिव के पद पर। जैन की अनुभव और नेतृत्व क्षमता से योजनाओं को मिलेगी नई गति। राज्य और केंद्र सरकार दोनों में प्रशासनिक अनुभव बेहद महत्वपूर्ण रहा है और विविधतापूर्ण रहा है। विभागों में सचिव, प्रमुख सचिव और एसीएस के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। नीतिगत मामलों और विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2 बार एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सचिव रह चुके हैं। राज्य की नीतियों योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में अहम भूमिका रही है। बेहतरीन कार्यों के लिए 2023 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित उनको किया जा चुका है। हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी छोड़ अशोक तंवर की कांग्रेस में घर वापसी हुई है। आज दोपहर तक बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे अशोक तंवर। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रैली के दौरान हृदय परिवर्तन हुआ। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में वापसी की घोषणा की।
इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य थे अशोक तंवर। हरियाणा में बीजेपी के स्टार प्रचारक थे अशोक तंवर। मतदान से 2 दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और तंवर ने हुड्डा से मनमुटाव के कारण 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी। आम आदमी पार्टी में चले गए थे तंवर। जनवरी 2024 में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन 1 साल भी नहीं रह पाए और कहिए कि महज 10 महीने बाद कांग्रेस में वापसी का फैसला उन्होंने किया। लेकिन क्या अशोक तंवर उस एससी वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ ला पाएंगे जो लगभग 22% के आसपास हरियाणा के अंदर है? इजरायल और ईरान के बीच अगर जंग छिड़ गई तो बढ़ेंगे कई वस्तुओं के दाम। ईरान से होता है कच्चा तेल, उर्वरक, रसायन, सूखे मावे, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात। बढ़ सकती है इनकी कीमतें। इजरायल से रक्षा उपकरण, उन्नत कृषि तकनीक, रसायन, फर्टिलाइजर, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सुरक्षा, मेडिकल, हेल्थ केयर उत्पादों का आयात होता है। युद्ध छिड़ने पर महंगा हो सकता है इन वस्तुओं का आयात। और सिर्फ इतना नहीं है, अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो इसको समझने की जरूरत कि भारत बाकायदा 10 साल के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट को कंट्रोल करने की स्थिति में है। अगर ईरान जंग में गया तो चाबहार पोर्ट को लेकर जो पॉलिसी है वो ठंडी बस्ते में जाएगी और इससे पूरा ट्रेड प्रभावित होगा, क्योंकि चाबहार एक तरीके से पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का विकल्प है। सिर्फ इतना भी नहीं, खाड़ी देशों के अंदर 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं जो सालाना 500 करोड़ डॉलर के आसपास भारत में पैसा भेजते हैं। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको भी एक बड़ा झटका इससे लगेगा। और इसके अलावा वहां जो भारतीय बसे हैं उनको रेस्क्यू करना, उनको भारत में रोजगार देना, यह भी एक बड़ा संकट भारत के सामने खड़ा हो सकता है।